नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को मैंने वादा किया था कि जो हमारी कल की क्लास हुई थी तो उसमें मैंने आप सभी को वादा किया था कि हम जो चालुक्य वंश की चौथी शाखा थी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि चालुक्य वंश की जो हमारी चौथी शाखा थी गुजरात के चालुक्य, हम उनके बारे में आज जो है वो अपना सेशन करेंगे। आज हम गुजरात के चालुक्य के बारे में देखेंगे और उन्हीं के बारे में जो अपनी बातें हैं वो करेंगे। आज हम गुजरात के चालुक्य के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात के चालुक्य वंश। आपको बता दूं कि जो गुजरात की ये चालुक्य वंश है इन्हें सोलंकी वंश भी कहा जाता है। तो आप इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, इनको सोलंकी वंश भी कहा जाता है। सोलंकी वंश भी कहा जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि इनको गुजरात का चालुक्य वंश कह सकते हैं या चोलुक्य वंश भी हमें कहीं कहीं पे देखने को मिल जाता है। अगर आपने अलग अलग किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कई जगहों पे हमें गुजरात का चालुक्य वंश देखने को मिल जाता है और कहीं जगह पे गुजरात का चोलुक वंश भी देखने को मिलता है। तो इसी वंश को हम सोलंकी वंश के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये गुजरात का सोलंकी वंश भी कहा जाता है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसके बारे में। तो हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले हम उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। इनकी उत्पत्ति का जो हमें दो तीन जो हमें साक्ष्य हैं वो देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला जो साक्ष्य है वो हमें यह देखने को मिलता है कि ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा के चुलुक से, यानी कि आप देखेंगे कि ब्रह्मा के कमंडल से जो है इस वंश की उत्पत्ति हुई है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इस वंश की उत्पत्ति उत्पत्ति ब्रह्मा के चोलुक वंश से चोलुक से अर्थात यानी चोलुक जो चुलुक का मतलब हमें देखने को मिलता है वो होता है कमंडल। तो आप कमंडल लिख लीजिएगा। कमंडल यानी कि आप देखेंगे कि ब्रह्मा की जो कमंडल है उससे इनकी उत्पत्ति है हुई है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। कमंडल से हुई है, ऐसा हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि इनके बारे में एक हमें कुमारपाल का जो है वो अभिलेख देखने को मिलता है। कुमारपाल के अभिलेख में ऐसा हमें वर्णन देखने को मिल जाता है कि जो इनकी उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा के चुलुक से हुई है। तो आप इनके बारे में ये बात लिख लीजिएगा। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो हमें तथ्य देखने को मिल जाता है ये कुमारपाल के एक अभिलेख है जिसका नाम हमें देखने को मिलता है बड़नगर प्रशस्ति। उसका ये उसमें यह हमें देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कुमारपाल का बड़नगर प्रशस्ति इससे हमें इस कह सकते हैं प्रशस्ति से हमें ये जो जानकारी है वो देखने को मिलती है, यानी कि ये एक स्रोत के रूप में हमें इनकी जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि आप देखेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो हमें सोलंकी की जो उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है वो अग्निकुंड से देखने को मिली है, जो कि राजपुताना यानी कि आप देखेंगे जो राजपूत है उनमें से एक थे। यानी कि आप देखेंगे चालुक्य वंश की उत्पत्ति जो है चालुक्य वंश की जो उत्पत्ति हुई है वो हमें अग्निकुंड से देखने को मिलती है। अग्निकुंड से देखने को मिलती है, जो कि आप देखेंगे कि राजपूतों की एक कैसे राजपूतों में से एक हमें देखने को मिलते हैं, जो कि में से एक थे।
यानी कि आप देखेंगे जब मैं राजपूत वंश के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि राजपूतों का जो हमें कह सकते हैं कि उदय जो है वो देखने को मिलता है, उनकी उत्पत्ति जो देखने को मिलता है वो अग्निकुंड से देखने को मिलता है। तो वही जो है वही साक्ष्य जो है हमें इनके ऊपर भी देखने को मिल जाता है। इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है और यह राजपूतों में से एक शाखा हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमें इनके वंश के बारे में देखने को मिलती है वो इसी प्रकार से हमें देखने को मिल जाती है कि इनका जो कह सकते हैं कि वंश की उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा के अग्निकुंड से हुई है, अग्नि से हुई है। ब्रह्मा के एक पुत्र हैं जिनका नाम हमें अग्नि देखने को मिलता है, तो उनसे इनकी उत्पत्ति हुई जो है वो हुई है और ये चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे, ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है। एक आप और इनके बारे में जो उत्पत्ति का साक्ष्य है वो आप नोट कर लीजिएगा। इनके बारे में ऐसा हमें साक्ष्य देखने को मिला है कि यह वंश ब्रह्मा के एक पुत्र अग्नि से उत्पन्न हुए हैं तथा यह जो है वो कह सकते हैं कि इनके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है वो ये है कि ये चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। यह चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इनके बारे में हमें एक और साक्ष्य जो है वो देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि ये जो इनकी उत्पत्ति का साक्ष्य था वो हमने देखा कि इनकी उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई है, कैसे कैसे हुई है, ये सारी बातें जो है वो हमने देखी। अब हम उसके बाद देखेंगे इनका जो एक निवास स्थान जो हमें देखने को मिलता है वो गुजरात के। आप देखेंगे कि इनका जो हमें राजनीतिक केंद्र देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इनका राजनीतिक केंद्र गुजरात का सॉरी माफ कीजिएगा, दक्षिणी गुजरात का। आपको ऐसा नोट करना है कि दक्षिणी गुजरात का रात का आप देखेंगे कि हमें एक जगह देखने को मिलता है जिसका नाम है मृगुकच्छ। यानी कि आप देखेंगे कि मृगुकच्छ जो है, मृगुकच्छ यानी भड़ौच एक जगह है जिसका नाम है मृगुकच्छ। मृगुकच्छ या कोष्टक में इसको कह सकते हैं कि भड़ौच में स्थित था। तो हमें इनके बारे में ये जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है कि इनका जो राजनीतिक केंद्र है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि इस वंश का जो हमें प्रथम संस्थापक देखने को मिलता है, इस वंश का जो हमें प्रथम शासक देखने को मिलता है वह कौन है, तो हम उसके बारे में अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन था, उसने किस प्रकार से इस वंश की जो स्थापना है वो की है। तो हमें इस वंश का जो संस्थापक है वो मूल राज प्रथम देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि मूल राज प्रथम हमें जो इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि जो मूल राज है इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 941 से लेकर के 955 ईस्वी तक का देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि 941 ईस्वी से लेकर 955 ईस्वी तक का इनका जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है। यह एक हमें महत्वपूर्ण शासक के रूप में देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि यह जो इस वंश के संस्थापक हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे जो पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि यह वंश के संस्थापक हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि कौन से वंश के संस्थापक हैं तो आपको बताना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं आपको, गुजरात के चालुक्य वंश।
गुजरात के चालुक्य वंश, या इनको एक कह सकते हैं एक और जो नाम हमें देखने को मिलता है वो सोलंकी वंश देखने को मिलता है। सोलंकी वंश, इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इनके बारे में ये सारी जानकारी देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इनकी जो एक इस राज्य को उत्पत्ति का जो हमें साक्ष्य देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे ये जो राज्य है यानी कि जो ये वंश है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि राजपूत और प्रतिहारों का जो कह सकते हैं एक पतनशील अवस्था था, उस अवस्था का लाभ उठाते हुए 10वीं सदी के आसपास का जो 10वीं सदी के जो मध्य का हमें भाग देखने को मिलता है, मध्यवर्ष का भाग जो देखने को मिलता है, उसके बीच में ही इसका जो फायदा उठाते हुए जो मूल राज प्रथम थे इन्होंने इस वंश की जो है वो स्थापना कर दी थी। आप देखेंगे कि इस वंश की जो स्थापना हुई है वो सरस्वती घाटी के पास हमें देखने को मिली है। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, इस वंश की स्थापना इस वंश की स्थापना इस वंश की स्थापना प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट शासक शासकों के पतनशील अवस्था के ऊपर इन्होंने अपना एक स्वतंत्र जो राज्य है वो स्थापित किया था। अवस्था लाभ उठाकर पतनशील अवस्था का जो है वो लाभ उठाकर मूल राज प्रथम ने इस वंश की जो स्थापना है वो सरस्वती घाटी में की है। अवस्था का लाभ उठाकर इस वंश की स्थापना सरस्वती घाटी में किया है। किया उससे पहले आप देखेंगे कि जो इनके हमें पिता के बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि इनके पिता के बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है वो प्रतिहार के जो है राष्ट्रकूट और प्रतिहार के कह सकते हैं जो प्रतिहार शासक थे उनके जो है वो सामंत के रूप में जो है वो अपने जीवन का जो है जीवन यापन जो है वो कर रहे थे। तो सबसे पहले हम इनकी माता के बारे में देखेंगे। आप देखेंगे कि इनकी जो माता है वो अहिलवाड़ा के जो चयोक्त एक वंश है हमें देखने को मिलता है, उनकी कन्या थी। आप देखेंगे इसकी जो माता है, इनकी माता अहिलवाड़ा की चयोक्त वंश की कन्या थी। कन्या हमें देखने को मिल जाती है। और इनके जो पिता थे यानी कि आप देखेंगे कि जो मूल राज प्रथम के पिता हमें देखने को मिले हैं वो राष्ट्रकूटों के सामंत थे। आप देखेंगे कि जो राष्ट्रकूट वंश हमें देखने को मिला है उसके जो है वो सामंत है, राष्ट्रकूट वंश कह सकते हैं या प्रतिहार वंश, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रतिहार वंश के जो है वो कह सकते हैं कि सामंत थे। और इनके पिता प्रतिहार वंश के सामंत थे। इस प्रकार से मैं इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है कि ये प्रतिहार कह सकते हैं कि जो प्रतिहारों के या सामंत हमें देखने को मिल जाते हैं, प्रतिहार वंश के सामंत के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि जो इनके बारे में हमें जानकारी देखने को मिली है कि इनका जो हमें संघर्ष है वो आप देखेंगे कि चौहान व लाट वंश, लाट के एक चालुक्य हैं जिनसे इनका जो प्रथम हमें कह सकते हैं कि संघर्ष जो है वो मूल राज का देखने को मिल जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे की जो पॉइंट है वो इसको साफ करने के बाद करेंगे। यानी कि आप देखेंगे सर्वप्रथम मूल राज का
राज का संघर्ष, जो मूल राज का हमें संघर्ष देखने को मिला है वो हमें लाट वंश से या कह सकते हैं चौहान व लाट के चालुक्य से देखने को मिलता है। चौहान व के लाट के चालुक्य वंश से को मिलता है। देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि जो इनका जो हमें प्रथम में संघर्ष देखने को मिला है वो मूल राज का जो हमें प्रथम संघर्ष देखने को मिला है वो चौहान वंश के जो चौहान वंश से संघर्ष हुआ है। चौहान वंश के बाद आप देखेंगे कि जो एक लाट हमें चालुक्य देखने को मिले हैं उनके साथ इनका जो कह सकते हैं कि लाटवर्ड के जो चालुक्य है इनके साथ हमें संघर्ष जो है वह देखने को मिला है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनकी जो प्रारंभिक कठिनाइयां आप देखेंगे कि इनको इस वंश से जो है जब इन्होंने स्थापना की थी तो इनको पराजित कर दिया गया था इन वंशजों के शासन काल में। उसके बाद इन्होंने फिर से अपनी जो सत्ता को है वो स्थापित किया था, तो उन पे ना पड़ते हुए इनकी एक जो कह सकते हैं कि हमें मुख्य बातें हैं उन पर जो है वो अपना ध्यान देंगे। तो आप इन सभी बातों का, जैसा कि मैंने इनकी प्रारंभिक बातें में इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने उत्पत्ति के साक्ष्य आपको बताया वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार आपका जो फिर से रिवाइज है वो कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अगर आपने कोई कुछ मिस्टेक किया हो तो आप जरूर उसको सुधार लीजिएगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें गुजरात के जो चालुक्य वंश है या सोलंकी वंश के बारे में जो हम है वो अपना क्लास कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कुमारपाल के बड़नगर अभिलेख में, बड़नगर अभिलेख कह सकते हैं, प्रशस्ति कर सकते हैं, प्रशस्ति में हमें इनकी जो उत्पत्ति का जो साक्ष्य देखने को मिला है वह चोलुक से, यानी कि आप देखेंगे कि जो ब्रह्मा के चोलुक यानी कमंडल से इनकी उत्पत्ति का साक्ष्य हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस वंश की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। दूसरा जो हमें साक्ष्य देखने को मिलता है वो अग्निकुंड से हुई है, जो कि राजपूतों की उत्पत्ति से, मतलब कह सकते हैं राजपूतों में से एक हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इस वंश का एक और भी हमें जो उदाहरण है वो देखने को मिल जाता है कि इस वंश की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा के पुत्र जो थे अग्नि उनसे हुई है। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह जो वंश है वो चंद्रवंशीय कह सकते हैं कि क्षत्रिय के रूप में जो है वो अपनी जीविका निभाते हैं, ये अपने आप में दिखता है। उसके बाद आप देखेंगे इनकी जो राजनीतिक हमें केंद्र देखने को मिलता है, राजनीतिक कह सकते हैं केंद्र के रूप में जहाँ पे इनका हमें मुख्य स्थान देखने को मिलता है वो हमें दक्षिणी गुजरात के एक मृगुकच्छ नामक एक जगह, यानी कि आज के अगर हम आज के शासन काल में देखें उसे भड़ौच के नाम से जानते हैं, तो गुजरात के भड़ौच में जो है वो स्थित था। उसके बाद हम देखेंगे इस वंश का जो हमें पहला शासक देखने को मिला है वो मूल राज्य प्रथम देखने को मिला है, जिसका टाइम पीरियड हमें 941 ईस्वी से लेकर के 955 ईस्वी तक का जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे इस वंश का जो संस्थापक है वो मूल राज प्रथम है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इस वंश का संस्थापक है। और जो इस वंश का जो मैं पहला जो कह सकते हैं कि किस वंश की पतनशील अवस्था जो थी उसके जो लाभ है उसको उठाते हुए इन्होंने अपने कह सकते हैं कि अपने स्वतंत्र राज्य की जो है स्थापना की है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला इनका जो हमें प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट शासक है उनके पतनशील अवस्था का जो है लाभ उठाते हुए आप देखेंगे कि सरस्वती घाटी में मूल राज प्रथम ने अपने इस वंश की जो है वो नींव डाली है। तो उसके बाद आप देखेंगे इनकी माता के बारे में देखेंगे कि इनकी माता जो है अहिलवाड़ा की चटोक्य वंश की कन्या थी और इनके जो पिता थे वो एक कह सकते हैं कि प्रतिहारों के जो है वो सामंत के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आप देखेंगे इनके जो पिता हैं वो प्रतिहारों के सामंत के रूप में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला इनका जो हमें संघर्ष देखने को मिलता है वो हमें इनका चौहान व लाट के चालुक्य वंश के साथ इनका जो हमें पहला संघर्ष है वह देखने को मिल जाता है। तो चलिए अभी मैंने इनके बारे में मैंने आपको बताया, तो आप एक बार इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं इसको साफ करके अपनी क्लास को जो है वो आगे बढ़ाऊं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं। चलिए अब हम आगे देखेंगे कि आगे हमें क्या क्या इनके बारे में जानकारी जो है वह देखने को मिलता है। इन्होंने एक आप देखेंगे कि इनका जो एक मिनट
चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे इनके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है कि इन्होंने जब आप देखेंगे कि इनका जो हमें पहला संघर्ष था वो मैंने आपको बताया कि इनका चालुक्य वंश के साथ हमें देखने को मिला है। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक समस्याएं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इनका संघर्ष होता है, ये अपनी राज्य को स्थापित कर लेते हैं, उसके बाद इनको अपने राज्य से एक बार फिर से जो है वो विमुख होना पड़ता है और वहां से इनको वो पराजित हो जाते हैं और पराजित होने के बाद ये जो है अपने राज्य से निष्कर्षित हो जाते हैं और दूसरे राज्य में जाके अपना शरण लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने एक संगठित सेना के साथ फिर से युद्ध किया है और युद्ध करने के बाद अपने राज्य पे जो है वो आए हैं। तो हम उनमें ना पढ़ के हम उसके आगे की जो बातें हैं वो देखेंगे, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखेंगे, नहीं तो क्लास जो है वो काफी लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि अभी बताने लगेंगे तो इनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताता हुआ चल सकता हूँ, लेकिन वो बातें आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही वो सारी बातें पूछी भी जाती है। तो चलिए हम अब इसके बारे में देखेंगे। प्रारंभिक इनकी कठिनाई है उससे यह पार पाते हैं। प्रारंभिक कठिनाई जो इनकी थी, जैसा कि मैंने भी अभी बताया कि इन्होंने संघर्ष किया, युद्ध किया है, वो सारी चीजें उसे पाने के बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जो आंभीर है, आंभीर के विरुद्ध जो है वो कच्छ और सौराष्ट्र का जो है वो अभियान किया था। आप देखेंगे कि आंभीर के खिलाफ आंभीर के विरुद्ध इन्होंने कच्छ का, कह सकते हैं कि जो कच्छ का अभियान है वो इन्होंने किया था। आप देखेंगे कि कच्छ और सौराष्ट्र का जो है अभियान किया था। कच्छ और सौराष्ट्र का अभियान किया था। इनके बारे में ये जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि आंभीर से इनके जो युद्ध है वो होता है, इन्होंने अभियान किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने कच्छ और आंभीरों के विरुद्ध जो अभियान किया है, उसके बाद इन्होंने जो अपना एक राष्ट्र है, यहाँ के जो शासक थे, यानी कि आप देखेंगे कि जो आंभीर है, यहाँ के शासक जो लाखा थे, सॉरी, यहाँ के शासक लाखा को युद्ध में परास्त कर दिया। आप देखेंगे कि इन्होंने एक कर्ण नामक हमें शासक देखने को मिले हैं, उनके साथ इन्होंने मिलकर जो है ये अभियान किया था। इन्होंने कर्ण उनको हराया था, लाखा के साथ युद्ध किया। युद्ध जो है वो किया है, आप देखेंगे, और उनको जीता, यानी कि आप देखेंगे कि उनको जीता। हमें ऐसा वर्णन देखने को मिल जाता है कि इन्होंने जो युद्ध है वो मूलराज ने इनको 11 बार पराजित किया था। यानी कि आप देखेंगे कि जो लाखा है, लाखा को, आप इस बात को नोट करिएगा कि लाखा को मूलराज ने 11 बार पराजित किया था। लाखा को मूलराज ने 11 बार पराजित किया था। पराजित किया था, 11 बार पराजित किया था, और 12वीं बार इसको मार करके इसका जो साम्राज्य था उसको अपने राज्य में जो है मिला लिया था। 12वीं बार इसको मारकर इसका साम्राज्य अपने राज्य में मिला लिया, मिला लिया। हमें ये जो जानकारी है वो देखने को मिल जाता है कि इन्होंने इसको पराजित किया और पराजित करने के बाद जो उसका साम्राज्य है उसको अपने राज्य में जो है वह मिला लिया। अब देखेंगे कि इसको मार डाला। उसके बाद आप देखेंगे इसने एक और भी अच्छा जो कार्य है वो किया है। इसने सौराष्ट्र में जो है, आपको बता दूं कि सौराष्ट्र में एक मंदिर का निर्माण करवाया।
निर्माण करवाया। सौराष्ट्र में एक हमें मंदिर जो है उसका निर्माण इन्होंने करवाया है और उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो सोमनाथ का मंदिर है। यानी कि आप देखेंगे कि इसको इन्होंने निर्माण करवाया, तो निर्माण नहीं कह सकते, इसका कह सकते हैं एक पुनरुद्धार किया था अपने राज्य की, एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं एक केंद्र है, एक कह सकते हैं कि धार्मिक केंद्र है जो उसका जो इन्होंने बनाया था। आप देखेंगे कि सोमनाथ मंदिर को कराया, निर्माण नहीं कह सकते, यहाँ पे जो निर्माण है इसके स्थान पे आप कह सकते हैं पुनरुद्धार कराया। यानी कि आप देखेंगे उसको प्रमुख धार्मिक केंद्र बनाया, मंदिर को प्रमुख जो धार्मिक केंद्र है, प्रमुख धार्मिक केंद्र जो हमें देखने को मिला है, प्रमुख धार्मिक केंद्र बनाया सोमनाथ मंदिर को। मंदिर को इसने जो है एक अपने राज्य का जो कहते हैं सौराष्ट्र में जो स्थित है उस मंदिर का इसने कह सकते हैं एक पुनरुद्धार किया और पुनरुद्धार करने के बाद इसको एक अपने राज्य की एक प्रमुख जो धार्मिक कह सकते हैं कि धार्मिक स्थल है उसके हिसाब से इसको विकसित किया। ये सारी जो जानकारी है हमें इसके बारे में देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि मूल राज्य के पश्चात हमें 3 शासकों का जो वर्णन है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि इसके जो जीवन की हमें सारी जो कह सकते हैं उपलब्धियां थी वो देखने को मिली। तो हम देखेंगे कि मूल राज्य के पश्चात जो है वो चामुंड राज मूल राज के पश्चात हमें चामुंड राज के बारे में जो इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको लिख लें। 1008 से लेकर 1020 ईस्वी तक चामुंड राज 1008 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक का जो है इनका हमें समय देखने को मिलता है चामुंड राज का। उसके बाद आप देखेंगे कि एक हमें और शासक देखने को मिले हैं दुर्लभ राज। इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिला है, यानी कि आप देखेंगे जो दुर्लभ राज है इनका हमें जो टाइम पीरियड मिला है वो 1022 ईस्वी देखने को मिला है, 22 ईस्वी। उसके बाद आप देखेंगे कि हमें अब जो है यानी कि अब जिसके ऊपर हमें महत्वपूर्ण शासक है उसके ऊपर जो हमें पढ़ना है वो है हमारा भीम प्रथम। यानी कि आप देखेंगे कि जो भीमदेव प्रथम है, भीमदेव प्रथम यानी कि आप देखेंगे कि इतिहास में हमें ये सारे जो शासक हैं वो देखने को मिलते तो हैं, लेकिन हमें इनमें से जो इंपॉर्टेंट है उसी को जो है वो पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि जो भीमदेव प्रथम है इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिला है यह इस वंश के एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में हमें देखने को मिले हैं और अब हम जो है इन्हीं के ऊपर जो है अपना जो है वो क्लास करेंगे। तो चलिए पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अच्छी तरह से आप लिख लें, तो मैं इसको साफ करने के बाद आपको जो दूसरे शासक हैं उनके बारे में आप बताता हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे भीमदेव प्रथम के बारे में जो हमारे चालुक्य वंश के अगले शासक देखने को मिले हैं। देव प्रथम जो भीमदेव प्रथम में देखने को मिले हैं इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिला है ये काफी इंपॉर्टेंट शासक हमें देखने को मिल गए हैं। तो इनका जो हमें टाइम पीरियड है वो 1022 से लेकर के 1022 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को सॉरी माफ कीजिएगा 55 नहीं है 64 है, माफ कीजिएगा, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1055 नहीं है 1064 है। 64 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो हमें इनका देखने को मिल जाते हैं। एक बात आपको बता दूं सबसे पहले कि यह जो है भीम प्रथम
इस वंश के सबसे ज्यादा प्रतापी शासक हैं। यानी कि जो भीम हमें प्रथम देखने को मिले हैं, जो इस वंश के हमें सबसे ज्यादा, यानी कि सभी शासकों में से सबसे ज्यादा जो हमें प्रतापी शासक देखने को मिले हैं, वो भीम हमें प्रथम देखने को मिले हैं। ये जो शासक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हमें रूप से देखने को मिले हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि सबसे शक्तिशाली शासक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासक है। उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने जो है एक कह सकते हैं, इनका जो हमें पहला संघर्ष देखने को मिला है, इन्होंने संघर्ष जो किया है वो भीम प्रथम ने कचूरी के शासक जो कर्ण है उनके साथ मिलकर किया है। यानी कि आप देखेंगे कचूरी के साथ मिलकर के परमार भोज पर को परास्त किया था। भीम प्रथम ने कचूरी वंश कह सकते हैं कि जो हमें कर्ण देखने को मिले हैं कचूरी वंश के शासक कचूरी वंश के शासक जो हैं कर्ण। आप कर्ण के बारे में जानिएगा क्योंकि कर्ण जो है इनके साथ अभी इस युद्ध के बाद जो है वो भीम प्रथम का हमें दूसरा युद्ध जो है वो देखने को मिला है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो अभी इनका जो संघर्ष हुआ है जिस राजवंश से, यानी कि आप देखेंगे इनका जो हमें परमार और भोज के साथ जो संघर्ष है वो देखने को मिला है कर्ण के साथ मिलकर। कर्ण के साथ मिलकर कर जो हमें भोज देखने को मिले हैं, भोज और परमार मिलकर परमार और भोज शासकों को हराया। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब आप देखेंगे कि जो भोज और परमार को इन्होंने हराया है, उसको परास्त किया है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो कर्ण है, जो हमें कर्ण देखने को मिले हैं कचूरी वंश के, जो हमें कर्ण देखने को मिले हैं, कर्ण जो है वो जो यहाँ पे लूटी गई संपत्ति थी, यानी कि आप देखें जो परमार से और भोज से जो लूटी गई संपत्ति थी, उसके कारण आप देखेंगे कि हमें कहते हैं भीम प्रथम के और कर्ण के साथ जो है एक संघर्ष हमें देखने को मिलता है। भीम प्रथम ने कचूरी जो ये हमें परमार और चोल देखने को मिले हैं, इनके साथ मिल करके कर्ण को जो है हराया था और हरा करके इन्होंने जो कह सकते हैं कि धन जो है वो अपने पास रखा था उसको इन्होंने लिया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने एक बात ऐसे आपको बता दी थी। एक बात और आपको बता दूं कि जिस शासक को हराया था उसके बाद आप देखेंगे कि जो इन्होंने लूटा था वो जगह का नाम हमें जो देखने को मिलता है वो धारा नगर देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि वो हमें धारा नगरी देखने को मिलती है। धारा नगरी को लूटा था हमें यह देखने को मिलता है कि इन्होंने धारा नगरी को लूटा था और इसी नगरी को लूटने के बाद आप देखेंगे कि जो यहाँ से मिली संपत्ति है उसी के ऊपर एक बार कर्ण और जो भीम प्रथम है इन दोनों के साथ इसी कह सकते हैं कि धन को पाने के लिए, जो संपत्ति को पाने के लिए जो है एक अभियान जो है वो होता है। तो उसमें जो है वो भीम प्रथम जो है वो विजयी होते हैं और इन्होंने एक संगठित सेना जो है वो अपना निर्माण किया था। एक बात और आपको बता दूं कि भीम प्रथम के बारे में हमें एक जानकारी देखने को मिलती है जो कि इनके शासनकाल का हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलता है। इन्होंने जो है वो सिंधु नदी पर बांध बनाने का जो है वो कार्य किया था। भीम प्रथम ने सिंधु नदी पर बांध बनाने का कार्य किया था और बांध बनवाया था, बांध का निर्माण किया था तो हमें इनके बारे में ये जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है, जिन्होंने सिंधु नदी पर जो है एक बांध का जो है वो निर्माण करवाया था। ये जो बांध है वो हमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो है वो देखने को मिल जाती है। एक इनके शासनकाल की सबसे हमें महत्वपूर्ण जो है वो विजय देखने को मिलता है। इन्होंने एक कह सकते हैं आबू पर्वत हमें गुजरात में देखने को मिला है
जहाँ पे आप देखेंगे कि आबू पर्वत पे ही शायद जहाँ तक मुझे पता है कि चोटीला माता का जो है एक मंदिर है, तो वहाँ के एक शासक थे धंधुक, उन्हीं को जो है उन्होंने पराजित किया था। आप देखेंगे इनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, पूर्ण अभियान जो है वो आबू पर्वत पर आबू पर्वत पर रहने वाले जो हमें धंधुक एक हमें देखने को मिले, एक धंधुक शासक जो है उनके बारे में जानकारी देखने को मिलते हैं। आबू पर्वत के क्षेत्र के धंधुक शासक को हराया था। यानी कि आप देखेंगे कि इनको आबू पर्वत से युद्ध इन्होंने किया था। आबू पर्वत के जो शासक है धंधुक, उनको परास्त किया था, शासक को परास्त किया था। तो हमें इनके बारे में ये जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो देखने को मिल जाते हैं कि इन्होंने आबू पर्वत के एक शासक जो है, हमें आबू पर्वत के क्षेत्र के एक शासक जो हमें देखने को मिले हैं, उनका नाम जो है वो धंधुक है। आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। तो धंधुक जो है वो इस क्षेत्र के जो शासक है, इनको इन्होंने जो है वो पराजित किया था। एक बात और आपको बता दूं कि जो हमें भीमदेव प्रथम देखने को मिले, यानी कि भीम प्रथम जो देखने को मिले हैं, इनके शासक का एक सबसे महत्वपूर्ण जो हमला है वो हमें देखने को मिलता है गजनी के शासक जो हमें है महमूद गजनवी का। यानी कि आप देखेंगे कि इनके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण घटना इनके शासनकाल का एक हमें सबसे महत्वपूर्ण घटना जो देखने को मिलता है कि गुजरात पे हमें आक्रमण देखने को मिलता है 1025 में। महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे आप पुस्तक में लिख लीजिएगा 1025 ईस्वी। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का आक्रमण। महत्वपूर्ण घटना जो है 1025 में गुजरात पर जो सोमनाथ मंदिर है, यहाँ पे मैं सोमनाथ मंदिर लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और जो सोमनाथ मंदिर हमें देखने को मिलता है, इसको पूरी तरह से जो लूट लिया था और इसको पूरी तरह से नष्ट करने का जो है वो प्रयास किया था। लेकिन आप देखेंगे कि जो सोमनाथ की जो हमें मंदिर देखने को मिलता है, सोमनाथ का जो शिव मंदिर हमें देखने को मिलता है, इसको इसने पूरी तरह से गजनवी ने लूटा और लूटने के बाद इसको ध्वस्त करने का जो है वो प्रयास किया। लेकिन आप देखेंगे कि जो भीम प्रथम के बारे में हमें ये जानकारी देखने को मिलती है कि जिस समय इन्होंने आक्रमण किया है, ऐसा हमें लेखों में देखने को मिलता है कि इन्होंने जो है अपने राज्य से अपने भाग गए थे और किसी दूसरे राज्य में इन्होंने शरण लिया था, और जो इनकी सेना थी वो किसी दूसरे राज्य में उन्होंने शरण लिया था। तो हमें ये देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात बता दूं, एक लेख में हमें देखने को मिलता है कि ऐसा वर्णन हमें देखने को मिला है कि भीम प्रथम ने 3000 मुसलमान जो आए थे वहां से, यानी कि 3000 मुसलमानों का जो है वो सर जो है वो कलम करवा दिया था। तो हमें हमें इतिहासकार हैं उनके लेख में हमें ये देखने को मिला है, एक विदेशी यात्री हैं उनके लेख में हमें देखने को मिला है, उन्होंने 3000 मुसलमानों का जो है वो सर कलम करवा दिया था। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिलती है। आप लिख लीजिएगा कि ऐसा एक जगह तो हमें ऐसा देखने को मिला है कि जो भीम प्रथम थे वो भाग गए थे और उनकी सेना भी भाग गई थी, किसी दूसरे राज्य में जाके वो शरण ली थी। लेकिन हम देखेंगे कि दूसरे लेख में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिल जाता है कि भीम प्रथम ने 3000 मुसलमानों का जो है वो सर जो है वो कलम करवा दिया था, उनको काट डाला था, मार डाला था। तो हमें ये वर्णन देखने को मिल जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि यह जो भीम प्रथम है एक निर्माता के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। अभी इनके बारे में काफी उपलब्धियां जो है हमें देखने को मिली है। तो इन्होंने सोमनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था, यानी कि आप देखेंगे कि सोमनाथ मंदिर का इन्होंने फिर से निर्माण करवाया, और जो सोमनाथ मंदिर ईंटों और लकड़ी से बना हुआ था
उसको इन्होंने पूर्ण रूप से पत्थर से जो है वो बनवाया, यानी कि आप देखेंगे पत्थर से बना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण फिर से करवाया, पुनः करवाया, न करवाया। जो पहले ईंट और लकड़ी से बनी थी, यानी कि जो पहले यहाँ पे आपने कराया, जो पहले ईंट और लकड़ी से बनी थी, बना था, उसे जो लकड़ी से बनी थी उसे इन्होंने पत्थर से जो है वो बनवाया, पत्थर से इसका निर्माण करवाया। आपको बता दूं कि जो गजनबी हमें देखने को मिला है कि इसने सोमनाथ के मंदिर पे क्यों आक्रमण किया, तो आप देखेंगे कि जो हमें प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं वहां पे हमें जो राजा है, यानी कि जो शासक हैं, उनसे भी ज्यादा हमें जो संपत्ति है वो प्राचीन मंदिरों में देखने को मिल जाती थी। यानी कि आप देखेंगे आज भी ऐसे कई मंदिर है कि जितना भारत सरकार का हमें बजट देखने को मिलता है उससे ज्यादा उनके दान पेटी में जो है वो हमें मुद्रा या कह सकते हैं कि जो राशि है, धनराशि है, वो हमें आज भी देखने को मिल जाती है। तो आप देखेंगे कि सोमनाथ का जो मंदिर था ये इस समय इतना ज्यादा कह सकते हैं विकसित हो चुका था, इतना ज्यादा इसमें धन संपदा जो थी वो थी कि इसको जो लूटने का जो है प्रयास उसने किया था और इसको ध्वस्त भी किया था। और इसी के बाद आप देखेंगे कि भीम प्रथम ने जो कि जो सोमनाथ मंदिर पहले ईंटों और लकड़ियों से बना था उसका फिर से निर्माण जो है उसने पत्थरों से करवाया, यानी कि पत्थरों से और भी सुदृढ़ तरीके से जो है वो करवाया था। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। एक चीज हमें इनके बारे में और देखने को मिलता है कि इन्होंने जो आप देखेंगे कि जैन सामंत हमें देखने को मिले हैं जिनका नाम हमें देखने को मिलता है विमल शाह, यानी कि आप देखेंगे यह एक धर्म सहिष्णु थे। तो इन्होंने जैन धर्म के भी कुछ जो मंदिर हैं, जो एक प्रसिद्ध हमें आबू पर्वत पे जो हमें मंदिर देखने को मिलता है उसका जो निर्माण है वो इन्होंने करवाया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा। यानी कि आप देखेंगे कि भीम प्रथम ने जैन सामंत जो हमें कह सकते हैं विमल शाह देखने को मिले हैं। विमल शाह जो विमल शाह हमें देखने को मिले, यानी कि आप देखेंगे कि जैन सामंत जो हमें विमल शाह देखने को मिले हैं उनके लिए जो आबू पर्वत है उस पर दिलवाड़ा के जो प्रसिद्ध हमें जैन मंदिर देखने को मिलते हैं, यानी कि जैन आदित्यनाथ का जो जैन मंदिर हमें देखने को मिला है वो 1031 में इन्होंने इसका जो है वो निर्माण करवाया है। यानी कि आप देखेंगे कि दिलवाड़ा का विमल शाह दिलवाड़ा का वाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो हमें देखने को मिला है, यानी कि आप देखेंगे जो जैन मंदिर है वो आदिनाथ का है। प्रसिद्ध जैन मंदिर आदिनाथ का आबू पर्वत पे जो है वो निर्माण करवाया था। आबू पर्वत पर इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण 1035 सॉरी माफ कीजिएगा 1000 हमें 31 ईस्वी में इसका जो है वो निर्माण करवाया था। 1031 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया और इसी कारण इसको एक कह सकते हैं कि इस वंश का हमें कह सकते हैं कि प्रसिद्ध जो है वो निर्माता के रूप में जाना जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट आप इसके बारे में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है हाँ, कि इसी कारण भीम प्रथम को
भीम प्रथम को एक महान निर्माता के रूप में जाना जाता है। जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि इसने जो मंदिरों का जो है निर्माण करवाया है, तो इसी कारण आप देखेंगे इसको जो है एक महान निर्माता के रूप में जाना जाता है। चलिए एक बार हम इसका फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो हो ना। तो हम भीम प्रथम के बारे में एक बार जो पूरी इनकी बातें हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भीम देव प्रथम हमें देखने को मिले हैं, ये आप देखेंगे कि जो हमें मूल राज देखने को मिले हैं, उनके बाद हमें ये एक कह सकते हैं, उनके बाद जो एक कह सकते हैं 2 शासकों का जो हमने नाम देखा था, उसके बाद उनके बाद ये हमें दूसरे शासक देखने को मिलते हैं इस वंश के। यानी कि आप देखेंगे कि यह इस वंश का सबसे ज्यादा जो है वो प्रतापी शासक था और सबसे ज्यादा योग्य शासक हमें देखने को मिल जाता है। इसने कचूरी वंश के शासक कर्ण के साथ मिल करके जो हमें परमार और भोज के शासक थे उनको इन्होंने हराया था और उनकी जो राजधानी हमें देखने को मिली है, उनकी जो एक प्रसिद्ध नगरी जो देखने को मिलती है, धारा नगरी को लूटा था। इस लूट को इन्होंने जब लूटा था तो हमें ऐसा वर्णन देखने को मिला है कि इस लूट की जो रकम हमें देखने को मिलती है वो कर्ण ने अपने पास रख ली थी। और इसी कारण से आप देखेंगे कि जो भीम प्रथम है और कर्ण के बीच में एक हमें युद्ध देखने को मिल जाता है। तो जो युद्ध होता है, इस युद्ध को जो है वो भीम प्रथम जो है वो उस युद्ध में विजयी रहता है। तो हमें इसके बारे में ये जानकारी देखने को मिल जाती है। भीम प्रथम ने एक सिंधु पर एक बांध का जो है वो निर्माण करवाया था। आप देखेंगे कि निर्माण कार्य जो है वो हमें इसके 2-3 जो है वो महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य है वो देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि आजू पर्वत के क्षेत्र के एक जो शासक थे जिनका नाम मैंने बताया था कि धनदुक, इनको इसने परास्त किया था इसके शासनकाल में। आप देखेंगे इसके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण जो हमें घटना देखने को मिलता है वो 1025 में जो हमें गजनबी के शासक थे महमूद गजनबी, उनका आक्रमण जो भारत पे हुआ है 1025 में, तो वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे जो है वो आक्रमण करते हैं और वहां से सारा रकम लूटते हैं और उसके बाद उस कैसे मंदिर को जो है सोमनाथ मंदिर को वो पूरी तरह से ध्वस्त करने का जो है वो प्रयास करते हैं। हालांकि उसके बाद आप देखेंगे कि सोमनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर हुआ है, तो इसको जब लूटा है तो ऐसा कई इतिहासकारों ने या कह सकते हैं हमें ऐसा कई लेख हमें देखने को मिले हैं जहाँ पे ऐसा कहा गया है कि भीम जो द्वितीय था यानी कि भीम जो प्रथम था वो अपने राज्य से भाग गया था। लेकिन ऐसे हमें एक हमें विद्वान देखने को मिले हैं जिनका हमें ये स्टेटमेंट देखने को मिला है कि भीम प्रथम ने 3000 मुसलमानों का जो है वो सर काट दिया था, सर कलम कर दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि जो मंदिर सोमनाथ की जो प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर था वहाँ का गुजरात का, उसका जो निर्माण है जो पहले ईंटों से और पत्थरों से ईंटों और लकड़ियों से हुआ था, तो उसका जो पुनर्निर्माण है वो भीम प्रथम ने एक बार फिर से करवाया, एक मजबूती तरीके से करवाया और इस बार जो करवाया वो पत्थर से करवाया था। तो हमें इसके बारे में ये जानकारी देखने को मिलता है। यह एक कह सकते हैं कि धर्म सहिष्णु था, तो इसने जैन मंदिर के लिए भी एक निर्माण जो करवाया है। जिसने आबू पर्वत पे एक आपको मिलेंगे जैन सामंत, आबू पर्वत पे आप देखेंगे दिलवाड़ा के पास, इन्होंने आबू पर्वत पे आदिनाथ का जो प्रसिद्ध हमें शिव मंदिर देखने को मिला है आबू पर्वत पर, उसका जो है निर्माण इन्होंने हमें 1031 ईस्वी में इन्होंने करवाया था। तो इस कारण से आप देखेंगे इन्होंने एक जो सिंधु नदी पे बांध का निर्माण करवाया है। उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया है जो कि महमूद गजनवी ने लूटा है। इन्होंने एक कह सकते हैं कि जो आदित्यनाथ का हमें कह सकते हैं प्रसिद्ध जो आबू पर्वत पे हमें जैन मंदिर देखने को मिलता है उसका निर्माण करवाया है। इसी कारण इतिहासकारों ने भीम प्रथम को एक महान निर्माता के रूप में जानते हैं, यानी कि आप देखेंगे इन्हें एक महान निर्माता के रूप में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनके बारे में ये सारी बातें हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे इनके एक पुत्र हमें देखने को मिले हैं, यानी कि इनके बाद हमें जो एक अगला शासक देखने को मिले हैं उनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिला है वो हमें इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे इनका जो नाम है वो लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे कर्ण है, कर्ण। इनके बाद जो एक हमें एक अगले शासक इस वंश के देखने को मिलते हैं वो कर्ण है। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1064 से लेकर के 1094 ईस्वी तक का देखने को मिला है। 1064 से 1094 ईस्वी तक का टाइम पीरियड जो है वह देखने को मिला है। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। यानी कि अब जो हमारा अगला शासक है वो कर्ण है और कर्ण के बारे में हम जो सारी बातें हैं वो देखेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं तक रहेगा।
आपने अगर चालुक्य वंश के जो मैंने आपको बताए थे कि जो मेरी और भी क्लास हुए हैं, वेगी के चालुक्य और गुजराती संगम की जगह वेगी के चालुक्य जो हमें देखने को मिले हैं, सोलंकी के चालुक्य देखने को मिले हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि कल्याणी के चालुक्य हमें देखने को मिले हैं। तो आप इन सभी का जो है वो मैंने पहले से ही जो क्लास है वो रिकॉर्ड कर रखा है। हालांकि मैंने इसको बाद में रिकॉर्ड किया क्योंकि ये जो वंश है वो हमें लगभग राजपूत वंश से रिलेटेड देखा, जैसा कि मैंने अभी आपके उत्पत्ति का साक्ष्य जो है वो मैंने बताया, इनकी जो उत्पत्ति है वो हमें राजपूत वंश से रिलेटेड देखने को मिलती है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा अलग जो है वो रखने का जो है वो प्रयास किया। हालांकि चालुक्य वंश हमें 4 देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला हमें वेगी का चालुक्य और कल्याणी का चालुक्य, उसके बाद जो हमें कह सकते हैं कि जो वेगी के चालुक्य, आंध्र के चालुक्य और हमें जो गुजरात के चालुक्य हैं, ऐसे में 4 जो चालुक्य हैं वो देखने को मिलते हैं। हमने 3 को पहले पढ़ रखा है और चौथे का जो है आज हमारा जो है वो क्लास था। तो आज की क्लास को जो है हम यहीं तक रखेंगे। अब कल की जो हमारी क्लास होगी वो कर्ण के ऊपर होगी और कर्ण के बारे में हम सारी बातें देखेंगे और उसके आगे की जो क्लास होगी वो हम इस प्रकार से देखते हुए चलेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। चलते हैं। जय हिंद।